गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने इससे पहले 3 पार्ट पढ़ लिए थे और आज हमारा ये जो है पार्ट 4 है। लेखांकन एक परिचय हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेखांकन एक प्रक्रिया है और उसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल से जाना था कि किस तरह से वो प्रोसेस है, क्योंकि वन बाय वन स्टेप होता है, इसलिए। आइए अपन बढ़ते हैं आगे। लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में, यानी कि इंफॉर्मेशन, हमने कहा अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रलेखों को लिख रहे हैं, सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं, तो वो सूचनाएं मिलकर हमें कोई ना कोई एकत्रित दे दी। जैसे आपकी मार्कशीट है, ठीक है, हमने आपकी सूचनाएं एकत्रित की, फर्स्ट टेस्ट में कितने नंबर आए, सेकंड में कितने आए, ठीक है, थर्ड में कितने आए, हाफ ईयरली में कितने आए, और फाइनल में हमने क्या किया, उसका एनुअल रिजल्ट बनाया। तो क्या किया, हमने थोड़ी थोड़ी सूचनाएं एकत्रित की और लास्ट में आपका एनुअल रिजल्ट हमने क्या किया, तैयार। तो वो आपको इन्फॉर्म करता है कि कितने परसेंटेज बने ऑल ओवर, या आप कौन से डिवीजन से पास हुए, या आपके मित्र से जो है मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, वो सारी चीज़ें। अब देखिए कि चूंकि हम लेखांकन में भी ये करते हैं, किसी न किसी प्रकार की सूचनाओं का स्रोत प्रमाणक द्वारा हम लेखांकन करते हैं, और आगे से डिटेल पढ़ेंगे। हमारे पास सभी सूचनाएं या सभी लेन देनों का क्या होता है, प्रमाण होता है, और हम उस प्रमाण से ही हम क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं, अकाउंटिंग लिखते हैं, प्रविष्टियां करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंट्रीज करते हैं। कोई एक ट्रांजेक्शन होता है जिससे दो व्यवहार इफेक्ट होते हैं, और उन दोनों व्यवहारों को हम लिखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे लेखांकन की विधियां, तब आपको ये बताया जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। सबसे पहले कह रहा उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना के माध्यम। अब देखिए उपयोगकर्ता कौन, यानी जो हम लेखांकन कर रहे हैं, हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं, बाह्यकर्ता और आंतरिक। दोनों आंतरिक में कौन कौन आ रहा था, हमने देखा था मालिक था, प्रबंधक था, जो कर्मचारी थे, वो सारे लोग थे। और बाहर में हमने देखा था बैंक था, जो हमको लोन दे रहे थे, वित्तीय संस्थाएं हो सकती है, वो थे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर थे, वो सारे लोग। तो किसी न किसी प्रकार की सूचनाएं उनके काम आती है। कैसे काम आती है, वो ये डिसाइड कर सकते हैं, या भावी, या हम जिसको कहते हैं पूर्व अनुमान, वो लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे आप सब ने देखा होगा, जैसे ही आप लोगों ने 10th पास की, आपने किसका वेट किया। जैसे अगर आपको कहता कोई कि भाई आपका रिजल्ट अभी तो स्थितियाँ सामान्य नहीं है, सामान्य जब स्थितियाँ होती थी, अगर आपके भाई बहन वगैरह जब 10th में पास आउट हुए थे, तो आप क्या करते थे, हमसे ज़्यादा अड़ोस पड़ोस वाले पूछते थे क्या सब्जेक्ट लोगे, कितने नंबर बन जाएंगे। आप सभी क्या कहते थे, अभी रिजल्ट आने दो फिर हम देखेंगे। तो आपने क्या किया, वेट किया एक निश्चित सूचना का, इंफॉर्मेशन का। जब हमारे पास परिणाम आ गया, तो हमने उसका पूर्वानुमान बनाया, उसके बिहाव पे हमने क्या किया, उसका पूर्वानुमान लगाया। आगे देखिए क्या कह रहा है उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना। अब सूचना किस माध्यम से, जो हमने अकाउंटिंग की, यानी जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, वही हमको सूचना देते हैं। किसके सूचना किसके बारे में, हम जिससे हम क्या लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये कह रहा है प्रबंधक, निवेशक कौन कौन हो सकते हैं, और मैंने बता दिया कि दोनों तरह के आंतरिक और बाह्य। दूसरा क्या कह रहा है, इच्छुक वर्गों को उचित निर्णय। इच्छुक वर्ग कौन से, जो हमारे भावी ग्राहक होंगे। भावी ग्राहक, जैसे आप अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो नया, तो भी आप 4 स्कूलों का कंपैरिजन करते हो, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, या फिर यहाँ। अगर आप एक बाइक भी खरीदते हो, तो भी आप कंपैरिजन करते हो, आप 4 लोगों से सलाह लेते हो, 4 लोग फोकट में भी आपको सलाह दे देते हैं, हाँ ये बेकार है, ये अच्छी है, ये है, वो है। आप फिर क्या करते हैं, कंपैरिजन। एक फ़ोन लेता है व्यक्ति, तो भी कंपैरिजन करता है कि किसका लूँ, सैमसंग का लूँ, MI का लूँ, वीवो लूँ, कौन सा लूँ, ओप्पो लूँ, कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन क्या करते हो, जितना आपका बजट है, क्या करते हो, जितना आपका बजट है, उस बजट में कौन सी कंपनी के कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, आप ये कंपैरिजन करते हो। आप ऐसा तो नहीं करते कि आपको लेना तो 10,000 का फ़ोन है और आप 1 लाख के फ़ोन वाले से कंपैरिजन करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। पूर्वानुमान, डेफिनेटली हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही पूर्वानुमान करते हैं। जैसे आप अपने जेब में अगर 1000 रुपये लेकर गए, आपको ड्रेस लेनी, तो क्या हो सकता है, इस अनुमान से थोड़ा, या तो आपको 800 रुपये तक की ड्रेस पसंद आ सकती, या हाईएस्ट 1500 रुपये तक की। ऐसा नहीं 1000 रुपये जेब में डाल के लेकर और 5000 की ड्रेस ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम हमारे अनुमान के नियर बाय रहते हैं। ऐसा होता है कि कभी आप, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए मेरे को 65% बन जाएगी, और एग्जैक्ट 65% बन गए, नहीं 64 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, मे भी हम नियर बाय रहते हैं पूर्वानुमान। लेकिन पूर्वानुमान तो करते ही है, किसी भी चीज़ को लेने से पहले भी
इतना लगभग खर्चा हो जाएगा। और ये कैसे अनुमान लगाते हैं, हमने इन चीज़ों को देखा है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप कंपेयर करते हो, आपके पास आसपास चीज़ें वो अवेलेबल है और उनसे आप पूछते हो, जानकारी लेते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इच्छुक वर्गों को उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। बिल्कुल, जो इन्वेस्टर है या जो भावी ग्राहक है, इच्छुक वर्ग कौन सा होगा, जो हमारी कंपनी या जो हमारे व्यापार में अगर पॉसिबल है कि वो भावी ग्राहक बन सकता है या भावी ग्राहक बनने की इच्छा रखता हूँ, वही तो जानकारी ले रहा है। मान लीजिए मुझे मेरे बच्चे को कहीं 10th में एडमिशन दिलाना है, तभी तो मैं 4 स्कूलों का कंपैरिजन करूंगी। अगर मेरा बच्चा 10th में पढ़ता ही नहीं है, कॉलेज में पढ़ता है, तो मैं स्कूलों का कंपैरिजन किस पे करूँगी, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना। आर्थिक निर्णय, जैसे मैंने कहा, आपके पास कितने पैसे हैं और आपको कितने खर्च करने हैं। आर्थिक निर्णय डिसीजन लेना आपको किस पर खर्च करने हैं, कि हमें माल में इतना पैसा लगाना, हमें रिजर्व रखना, स्टॉक रखना, या हमें बिल्डिंग बनानी, या इस साल मुझे मेरी सेल्स को बढ़ानी, या इस साल मुझे मेरे प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेगी, अकाउंटिंग से। कैसे पता चलेगी, हमारे पास डाटा अवेलेबल है पिछले कई सालों का, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली पिछले साल का, कि हमने कितना पैसा खर्च किया, कितनी इनकम हुई और कितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है। और हम हमारे भविष्य हमेशा ही आंकड़े जो होते हैं, जो बजट होता है, वो हम जो है भूतकाल को देखकर ही इन फ्यूचर काम करते हैं। तो वही बात है, आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना। ये सारी सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम आर्थिक निर्णय जरूर ले पाएंगे कि भाई हम हमारे व्यापार में किन खर्चों को बढ़ाया जाए या किन खर्चों को बंद कर दिया जाए, या फिर आय का स्रोत कैसे बढ़ाया जाए, परचेज ज़्यादा की जाए जिससे कि सेल्स ज़्यादा होगी, या मार्केट में डिमांड है या नहीं। कोई ऐसी चीज़ तो हमने नहीं मंगा ली जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो हमारी मनी ब्लॉक हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये सारे डिसीजन हम किससे लेते हैं, हमारी अकाउंटिंग। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने सारी सूचनाओं को लिखा है, हमने ट्रेडिंग बनाया है जिसके अंदर हमारे पास सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सारे, हमने P&L बनाया है जिसके अंदर हमने सारे खर्चों को, डेप्रिसिएशन को लिखा है, हमने सारी इनकम्स को लिखा है, यानी कि P&L में हमने सारी आय और सारे खर्चों को लिखा है। तो हमें पता है हमारे पास कितने, बैलेंस शीट में हमने हमारी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी को लिखा है, इसलिए हम उसका क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और हम आर्थिक निर्णय भी ले सकते हैं। उसके बाद रोकड़ प्रवाह की जानकारी अगर हम लिख कर रखेंगे, हम मेंशन करके लिखेंगे, हम अकाउंटिंग करते हैं, यहाँ कैश फ्लो भी बनता है जो कि कंपनियों के लिए अनिवार्य है, बाकी छोटे व्यापारियों के लिए अनिवार्य नहीं। तो कैश फ्लो का भी हमें पता लगता है, हमारे पास कितना पैसा आया और कितना गया, ये जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, हमेशा जानकारी कि मैं इतने रुपए कमाता हूँ, इतने मेरे खर्च हो जाता है, इतने मैं बचा लेता हूँ। ये भी किसकी जानकारी, कैश फ्लो की, क्योंकि हम प्लान किस पर करेंगे, कैश पर भी तो करते हैं, मेरे पास कितना पैसा आया है या आने की उम्मीद है, तभी तो हम उसके खर्चे का प्लान बना सकते हैं। मैं कह दूँ मुझे तो जो है 10 लाख रुपए में बाहर घूमने जाना है, आपको मुझसे पूछेगा पैसे नहीं, पैसे तो मेरे पास नहीं, तो मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपए है तो मैं जरूर प्लान कर सकती हूँ, इतने रुपए मैं यहाँ खर्च करूँगी, इतने रुपए यहाँ मैं खर्च करूँगी, इतने से मैं टूर जाऊँगी, इतनी सारी प्लानिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम आय का स्रोत तो दिखाई दे कि यहाँ से आ सकते हैं, ऐसा तो होना चाहिए। अभी आय नहीं है लेकिन आने की संभावना हो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। क्या है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं? सबसे पहले विश्वसनीयता, यानी कि जितने भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रमाणिकता होनी चाहिए, यानी कि उनके प्रमाण अवेलेबल होने चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दीदी आप ये घड़ी कितने में लाए, मैं कहती हूँ 2000 की घड़ी, तो आप अपने पड़ोसी को बोले हाँ दीदी तो झूठ बोल रहे हैं, ये घड़ी तो 200 रुपये में मिलती है। मैं उसी समय बोलूँगी मैं आपको इसका बिल लाकर दिखा दूँगी, ये लोकल घड़ी नहीं है, ऐसा अपन वर्ड काम करें। तो अब उससे क्या होगा, अगर मैं आपको बिल लाकर दूँ तो ये प्रमाणित हो गया, आप नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई बात बोलूँगी आप मुझ पर विश्वास करेंगे। तो विश्वसनीयता हुई ना कि भाई हाँ मैंने ये प्रमाणित किया कि ये चीज़ इतने की है। मान लीजिए मैंने पूछा ये शर्ट आप कितने में लाए, आपने कहा कि मैं 3500 में लाया, मैं कहती हूँ नहीं झूठ बोल रहे हो। आप तुरंत कह सकते हो कि मैं इसका बिल लाकर दिखा दूंगा। तो ये क्या हुआ, हम प्रमाणित कर रहे हैं। और जैसे ही किसी चीज़ का प्रमाण उपलब्ध होता है तो उस चीज़
वह चीज विश्वसनीय हो जाती है। तो ये कह रहा है विश्वसनीयता। और कैसे विश्वसनीय होती है? और विश्वसनीय होती है कि उसमें कोई अशुद्धि ना हो। आपको स्कूल से एक रिपोर्ट कार्ड मिला और उसमें 5 बार कहीं ना कहीं गड़बड़ की हुई है, या फिर आपने मुझे कोई कॉपी में या टेस्ट दिया उसमें कोई 50 बार जो है ओवर राइटिंग की हुई, तो क्या होगा? उस पर विश्वास कम होगा। मैं आपको कोई बिल रिप्रेजेंट करूँ, उसके अंदर बहुत बार ओवर राइटिंग की है किसी समय में, या कहीं भी कहीं ना कहीं ओवर राइटिंग की है, तो ये क्या होगी? अविश्वसनीयता हो जाएगी, यानी कि अशुद्धियाँ। देखिए लिखा है अनावश्यक अशुद्धियाँ ना हो, तो भी हम कह सकते हैं कि वह चीज कैसी होती है? विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त। मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को दीदी ने कहा कि आशा जी आप जो है आते हुए चौक और डस्टर लेते आना, बिल बना 500 रुपये का। मैंने दीदी से साइन करा लिए और मैंने हरीश जी को कहा कि आपका क्या जा रहा है, इसके आगे 2 लगा दो, 2500 रुपये उठा लेंगे अपन, 1000 रुपये आप रख लेना और 1000 मैं रख लूँगी। ठीक है, क्या हो गया? व्यक्तिगत आग्रह हो गया। भाई मेरा पर्सनल काम है, 1000 रुपये बांट लेंगे। या कोई अन्य चीज़ मैं कह दूँ कि कोई 1000 रुपये खर्च में ऐसे करो, आपके स्कूल के बाबूजी को कह दिया हर एक खर्चे में 50-50 रुपये बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अविश्वसनीय, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाएगा। जैसे ही वो बिल, जैसे मैंने कहा उस बिल को 500 से 2500 रुपये का कर दिया गया, तो क्या होगा? जैसे ही ऑडिट होगी, जांच होगी, वो पकड़ में आ जाएगा 2500 रुपये का इतना क्या सामान लाया गया, आप बताइए, चेकआउट कीजिए। ठीक है, और कैसे चेकआउट होगा? जहाँ से मुझे ये बिल मिला है वहाँ पर भी एक कॉपी होती है। आप किसी से भी बिल लेते हो तो आपने देखा होगा, एक कॉपी आपको फाड़ कर दी जाती है, नीचे कार्बन लगा होता है, दूसरी कॉपी उनके पास होती है, वहाँ से भी टैली किया जाता है, इससे आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त हो, सूचना विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य जब आप प्रमाणित कर दोगे तो सूचना अपना आप विश्वास योग्य हो जाएगी। ठीक है, और जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। ऐसा नहीं कोई जान पहचान वाला तो ठीक है, कोई घपला है तो अपन चला लेंगे, ऐसा ना करें। नेक्स्ट देखिए, पारदर्शिता क्या होती है? यानी इसका मतलब होता है सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराना। ठीक है, आपको जरूरत तो अभी है सूचना की और आपको कहा जाता है नहीं आप 1 महीने बाद आना। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जैसे मान लीजिए 10th की जब मार्कशीट आती है तो उसको समय पर उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चे 11th में एडमिशन ले सके। 12th की जब मार्कशीट आती है उसको भी समय पर उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले सके। ऐसा होता है क्या? आपने पास इस साल की क्लास और आपको कह देते हैं 2 साल बाद आना अपनी मार्कशीट ले जाना, फिर आपकी काम की नहीं। तो ये यहाँ पर भी ये कह रहा है जो हमें अकाउंटिंग की सूचना है वो समय पर उपलब्ध कराना। समय का क्या मतलब है? सभी जगह समय का, जैसे आप भी एक क्लास 1 साल में पास करते हो, ऐसे ही हम अकाउंटिंग जो है वो सामान्यतः 1 वर्ष की करते हैं। और वित्तीय वर्ष कौन सा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसा क्यों करते? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ही आप फॉलो कीजिए, आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को टैक्स मार्च में देना होता है इसीलिए सामान्यतः सारे व्यापारी वित्तीय वर्ष को ही फॉलो कर लेते हैं ताकि उन्हें 2-2, 3-3 बार अकाउंटिंग न करानी पड़े। 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए, समय पर सूचना उपलब्ध। दूसरा जो पूर्वानुमान लगाने का मूल्यांकन में पूर्वानुमान, मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल दिया था कि 10th का रिजल्ट आएगा तो हम इन फ्यूचर में सोचेंगे कि हम जो है क्या लेंगे, पूर्वानुमान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास सूचना उपलब्ध होगी तभी हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आज मेरी जेब में 5 लाख रुपए है तो मैं उसको खर्च करने की प्लानिंग कर सकती हूँ, या जो परिणाम आने वाले हैं उसके बिहाव पे हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। तो देखिए पूर्वानुमान लगाने तो मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना। हर साल आपका मूल्यांकन लिया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है कौन सा बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपको पता ही होता है, यहाँ क्लास में जब रिजल्ट आता पता होता है ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। क्या किया? मूल्यांकन। अगर आपका एग्जाम ही ना लिया जाए तो कैसे पता चलेगा कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है? तो ये आपका जो एग्जाम लिया जाता है, आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, ये क्या है? आपका मूल्यांकन। ऐसे ही व्यापार में भी मूल्यांकन होता है। पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, उससे पिछले साल कितना होता है, उससे पिछले साल कितना, क्या लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या कभी कम कभी बढ़ रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, ये भी हमारे मूल्यांकन का एक प्रोसेस है। आगे देखिए बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है आसानी से समझना किसी भी चीज़ को। तो ये देखिए क्या कह रहा है
अब मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग के लिए रख दिया गया और मैं ऐसी लैंग्वेज लिख रही हूँ कि किसी को समझ में ही नहीं आए, तो फिर वो क्या काम है। बोधगम्यता का मतलब है उसको इतने सरल भाषा में या सरल रूप में प्रस्तुत करना ताकि उसे एक सामान्य व्यक्ति को भी क्या आ सके, समझ में आ सके। ठीक है ना। बोधगम्यता उसी संदर्भ में समझना जिस संदर्भ में उसको क्या किया जाए, तैयार। जैसे मान लीजिए लाभ हानि देखना है तो हम P&L से देख सकते हैं, सकल लाभ सकल हानि तो हम ट्रेडिंग को देख सकते हैं। अगर हमें कैश के बारे में जानकारी लेनी है तो हम कैश फ्लो देख सकते हैं। अन्य कोई जानकारी लेनी है तो हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। हमें एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी लेनी है तो हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए और हमें आसानी से समझ में आना चाहिए। बोधगम्यता का मतलब ये होता है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तुलना, यानी कि तुलना करना। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया तुलना कैसे करना। पिछले साल हमको कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल पिछले साल से प्रॉफिट से जो है प्रॉफिट बढ़ा या घटा, बढ़ा तो कितना, कम हुआ तो कितना, और क्या कारण रहे, ये भी अनिवार्य है। ये तुलना करना, आप तुलना नहीं करोगे तो आप कभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आपको फर्स्ट टेस्ट लेके मार्कशीट क्यों दी जाती है, ताकि आप आपस में तुलना करो कि भाई इसके कितने नंबर आए। आपने देखा क्लास के अंदर 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आपस में कंपटीशन चलता है। अगर मार्क्स ना बताया जाए तो वो कंपटीशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम रिजल्ट बताया, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत बार जिन बच्चों में कंपटीशन चलता है तो वो खुद को कंपेयर करते हैं, कभी कोई फर्स्ट आ रहा है, कभी कोई फर्स्ट, उनमें होड़ लगी होती है कि मैं फर्स्ट आऊँगा। ठीक है, और ये कब हुआ, जब हमने उनको एक रिप्रेजेंट यानी कि रिजल्ट के रूप में उनको एक मार्कशीट अवेलेबल कराई, सूचना दी उनको कि भाई इसके इतने नंबर आए, इसके इतने आए और क्लास में ये फर्स्ट है, इस बार ये फर्स्ट है, इस बार ये फर्स्ट है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए तुल्यता एक विशेष समय पर, विशेष समय आप सभी ने देखा होगा टेस्ट आपका एक विशेष समय पर होता है। ऐसा नहीं होता कि 10 बच्चों का आज ले लेंगे, 10 कल ले लेंगे, 10 का परसों ले लेंगे, तो क्या होगा, आप कहोगे जिन बच्चों के कम नंबर आए, दीदी इनको तो आपने इजी सवाल दिए थे, दीदी इनको तो ये पहले ही पता था ये 10 सवाल आएंगे इसलिए इनके मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक निश्चित समय होना चाहिए। सबका टेस्ट एक साथ लेते हैं तब, ताकि कोई ये ना कह सके कि उनमें कोई भेदभाव किया गया है। और हम एक साथ टेस्ट लेंगे तभी हम तुलना कर सकते हैं कि इस स्थिति में सारे बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा। फिर कह रहा है जिससे एक निश्चित अवधि की क्या की जा सके, तुलना। हम उसको निश्चित अवधि पर प्रस्तुत करेंगे तभी हम एक निश्चित अवधि की तुलना कर पाएंगे। जैसे हम पिछले एक साल के हिसाब से इसके एक साल के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल से इस साल प्रॉफिट कम हुआ या ज़्यादा, फिर उससे साल एक साल 5 सालों का एवरेज ये भी होता है, लेकिन वो फिर 5 सालों का एवरेज होता है, ना कि 5 सालों को जोड़ के। 5 साल को जोड़ के होगा तो फिर वो बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ हो जाएगी, इसलिए वो एवरेज की भी आप करते हैं तो उसको एवरेज करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज़ से किसी और चीज़ है। अब आप 10th में हो आपकी 10th की मार्कशीट का कंपेरिजन क्या पहले के बच्चे से कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए और तुलना भी हमेशा सामान्य वस्तुओं में होती है। कभी भी नहीं होगा कि पहले के बच्चे की मार्कशीट और एक 10th के बच्चे की मार्कशीट की तुलना कर ली जाएगी कि इसके ज़्यादा नंबर आए या इसके कम आए। मैंने कोशिश की है पूरा ये पढ़ाने की, आपकी बुक में थोड़ा डिटेल में दे रखा है, मैंने इसको थोड़ा समराइज़ किया है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।